अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 का आज लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसिंग फार्मेसी। अब इसमें जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का भी लास्ट टॉपिक, सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी कि आज हमारे सारे मसलों का हल निकल जाएगा। अच्छा, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हमने डोजेज फॉर्म के चैप्टर में डिस्कस किया था। सॉल्यूशन बेसिकली एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट जो उसके अंदर डिसॉल्व होना होता है, और सॉल्वेंट जिसकी वजह से वो डिसॉल्व होता है। जैसे वाटर हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, या अल्कोहल इटसेल्फ खुद प्रिजर्वेटिव भी है, सोल्युबलाइजिंग एजेंट भी है, उसको यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से बना लेते हैं, यानी कि एक उसमें सोल्यूट ऐड कर लेते हैं, एक सॉल्वेंट ऐड कर लेते हैं, तो मिलाकर हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब उसमें हमने सॉल्यूशंस की काफी सारी टाइप्स भी डिस्कस की थी। अब इसमें जो हमारे पास है, इसमें उसने पहली चीज ही बता दी कि सॉल्यूशंस आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। ठीक है, इनके हमने जितने भी सॉल्यूशंस बनाए हैं, ये सारे इसमें मेडिकेटेड सॉल्यूशन भी हैं, नॉन मेडिकेटेड सॉल्यूशंस भी हैं। तो ये इनके काफी सारे पर्पसेस हैं। अब इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है ना, वो सॉल्यूशंस में वही होता है, स्टर्डिलिटी। जितना सॉल्यूशन आपका स्टीराइल होगा उतना ही जरूरी होगा। स्टर्डिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आपने माउथ वॉश वगैरह बनाने हैं, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज और कॉमन चीज क्या है? स्टर्डिलिटी होना जरूरी है, फ्री फ्रॉम जर्म्स होना जरूरी है। दो चीजें आ गई। अब इसमें उसने सॉल्यूशंस में हमें बता दिया, एक तो पेरेंट्रल्स हैं, जितनी भी आईवी रूट्स के थ्रू है या इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस हैं, ये सारी की सारी पेरेंट्रल्स में आ जाती है। इसके अलावा कोई पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह करना पड़ जाए तो हमें सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई इंजेक्शन भी लगाना है तो उसके साथ नॉर्मल सलाइन लगानी है, डेक्सट्रोज लगानी है, इसके अलावा रिंगर लैक्टेट लगानी है। ये सारे कितने किस में आ जाती है? ये सारे सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें उसने हमें बता दिया एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशंस भी हैं। जब हम ब्लड की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हमने सैंपल देखना होता है कि ब्लड में कितने कोगुलेशन बन रही है और कितनी नहीं बन रही है। इसके अलावा हमने सीरम चेक करना हो, सीरम टेस्ट वगैरह, सीरम सिकनेस है, और हमने ब्लड ग्रुप को डिफाइन इवेल्युएट करना हो तो हम ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैडर है, इरिगेशन है, जितने भी हमने ये इरिगेशन में हमने जितने भी एनिमास वगैरह ये सारे डिस्कस किए थे, ये सारे सॉल्यूशंस इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें विस्कस भी है, नॉन विस्कस भी है। अच्छा, इसके अलावा डर्माटोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी हैं। डर्माटोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या है? यानी कि जितने भी सॉल्यूशन स्किन के ऊपर इन्फेक्टेड एरियाज पर, या फिर एप्लीकेशन अप्लाई टू द ब्रोकन एरियाज ऑफ द स्किन, अनब्रोकन एरिया या ब्रोकन एरियाज, सरफेसेस जो है आपकी स्किन के ऊपर, कोई खुरदरापन है, क्रैकनेस है, तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो ये क्लास हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस की कैटेगरीज आ गई कि हमने सॉल्यूशन को कहाँ कहाँ यूज करना है। पेरेंटल्स में है, पेरिटोनियल डायलिसिस में है, इसके अलावा एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशंस है, ब्लैडर इरिगेशंस हैं। अच्छा, डर्माटोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, यानी कि वो सॉल्यूशंस जो हमने ब्रोकन सरफेस के ऊपर, स्किन की जो ब्रोकन सरफेस है उसके ऊपर अप्लाई करने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा उसने बताया जो अनस्टीराइल सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से। ये तो थे स्टीराइल, क्योंकि पेरेंटल प्रिपरेशन आपको पता है इंजेक्टेबल है, अब आपकी बॉडी में उस चीज ने दाखिल होना है, तो इसलिए हमें स्टर्डिलिटी जो है हमारा मोस्ट पहला फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसने उसमें हमें साथ बता दिया, अगर अनस्टीराइल सॉल्यूशंस है तो वो ऑरली भी यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने कौन सा उसको निकलना है, वो आपने कुली कर देनी है, थूक देना है, या जैसे आप सस्पेंशन वगैरह बना रहे हैं, सिरप्स बना रहे हैं, उसमें जो आप वाटर यूज कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें स्टेरिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर में भी नहीं आ रही। ठीक है, इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स फॉर मेडिसिन, यानी कि जितने भी मेडिसिन वगैरह हैं, इंग्रेडिएंट्स बेसिकली वो एक डोजेज फॉर्म होती है जिससे आपके इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एपीआई भी आ गया और एक्सीपिएंट भी आ गया। इंग्रेडिएंट में हम बेसिकली किस चीज को फोकस करेंगे? एपीआई को करेंगे, क्योंकि जिससे हमारा फार्माकोलॉजिकल यूज या थेराप्यूटिक डिजायर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसने फिर दोबारा कह दिया कि भाई अगर इन सॉल्यूशंस को आपने एक्सटर्नली अप्लाई करना है तो वो बेसिकली टॉपिकल सरफेसेस पे यूज होगा, यानी कि स्किन के ऊपर होगा। जैसे हमारे पास स्किन की मेडिसिन होती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है अप्लाई फॉर एक्सटर्नल अप्लाई होंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास अनब्रोकन सरफेसेस वगैरह होती हैं जो आपकी टूट फूट जाती हैं, स्किन रबरी रफ हो जाती है, स्क्रैची हो जाती है, तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। तो क्लास हमने बहुत ही डिटेल से चैप्टर नंबर 10 को एक एक टॉपिक को तसल्ली से समझने की कोशिश की है। और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, तो हमने जब कोई टॉपिक पढ़ा तो हमने उसकी एप्लीकेशन, उसका सिग्निफिकेंस, उसका यूज, उसके एडवांटेजेस हमने उसको लाजमी डिस्कस किए, और हमारा ट्रीटमेंट भी। जैसे अब हमने ये लास्ट में टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का टॉपिक देखा, तो हमने नेजल ड्रॉप्स, इलिक्सर्स, सस्पेंशन, सिरप, एनिमास, जेल्स, जेलीज, ठीक है, इसके अलावा इरिगेशंस की चीजें थी, ग्रेन्यूल्स थे, फिर हमने ये लास्ट में आज सॉल्यूशन पढ़ा, पॉलिटिसिस था, पिल्स था, ये सारे टॉपिक्स जो थे हमने इनके बारे में देखा कि भाई इसके एडवांटेज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके अंदर कौन कौन सा व्हीकल यूज किया जा रहा है, और ये अब मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है,
ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल वाइज डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।